Hello students. So today I'm here with another topic of commerce, or you can say business administration. Uh, and the name of the topic is Principles of Management by Henry Fayol. So we had done the topic management and the functions of management. हमने management और क्या होता है, functions of management क्या होता है, ये already पढ़ रखा है. Now I'm coming up with the topic Principles of Management, जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है. Okay, चलो, let's start this topic. So before starting, as I always say, I have started my own online tutoring session. If you are from ICSE board, ISC board, CBSC, UP, or you are pursuing BCom, you can study with me economics, accountancy, business, English. We will be having one-on-one sessions on Zoom or Google Meet. And this is the email ID needinfo.mail@gmail.com. आप मुझे मेल करिए इस email ID पर और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्राइस, और अगर आप चाहें तो इसमें से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं. कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं. और टाइमिंग होगा 4 PM to 8:30 PM. तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल? बेसिकली वी हैव स्टडीड अबाउट, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल. The statement of fundamental truth which act as guideline for taking managerial decisions. बेसिकली आप मैनेज कर रहे हो कोई काम को, आप मैनेजर हो कहीं पर, तो आप कुछ मैनेजरियल डिसीजंस लोगे. वो डिसीजंस किस बेसिस पे लोगे, ये गाइडलाइंस हैं जो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताती है. ठीक. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट given by Henry Fayol. So he is also known as the father of management studies and thoughts. He developed 14 principles. Okay, कितने principles हैं इनके? 14 principles हैं. हम लोग next turn में we will be studying about F.W. Taylor. उनके जो principles हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. But today we are taking up Henry Fayol. Okay, and he gave 14 principles. इन्होंने 14 guidelines दी, 14 principles दिए of management. Okay, that act as a guideline for managers to take managerial decisions. Basically managers किस तरह से decision ले सकते हैं, management करना है. जैसे हमने management पढ़ा था, planning, organizing, staffing, directing, coordinating. ठीक है, तो उसको उस डिसीजंस को लेने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं, और F.W. टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 14 जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं प्रिंसिपल्स, वो है रेम्यूनरेशन, डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, interest, centralization, scalar chain, stability of tenure, spirit decor, initiative, order, equity. इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए थे. फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क. Work should be divided among individuals and groups to ensure that effort and attentions are focused on special portions of the task. Fayol presented work specialization as the best way to use the human resource of the organization. Basically, जब आप सबसे पहले आपको वर्क को डिवाइड करना है, ठीक है, किसमें, इंडिविजुअल्स में और ग्रुप में. हर किसी पर बर्डन नहीं डालना है. ठीक, आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग कर रहे हो, आप अथॉरिटी दे रहे हो लोगों को. हमने पढ़ा भी था पिछली बार जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे. तो बेसिकली आपको हर वर्क को डिवाइड कर देना है. ठीक है, और जो भी फोकस्ड एरिया है उनको आप स्पेशलाइज्ड पर्सन को आप हैंडल करने के लिए दीजिए. यही बेस्ट वे है जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं. ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड इज अथॉरिटी.
The concept of authority and responsibility are closely related. Basically authority और responsibility दोनों एक दूसरे के साथ related है. Authority was defined by Fayol as the right to give orders. Authority क्या होती है? जो हेनरी फ्योल ने डिफाइन करी वो क्या है? The right to give orders and the power to exact obedience. ओके, अथॉरिटी क्या कहती है कि आपके पास राइट है ऑर्डर देने का. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल. ओके, एंड इज देयरफॉर naturally associated with authority. अब अथॉरिटी क्या है? इन शॉर्ट राइट टू गिव ऑर्डर्स. अब आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि एक बॉस है. ओके, ही इज अ बॉस और यहाँ पर मैनेजर्स हैं और यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज हैं. ओके, अब क्या हो रहा है? अब अथॉरिटी वाइज अगर हम देखें तो बॉस के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर देगा मैनेजर्स को और मैनेजर्स वही ऑर्डर्स आगे एम्प्लॉइज को देंगे. बट आपने अथॉरिटी तो बना दी, आपने ऑर्डर दे दिया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी. अगर वो काम नहीं किया गया एम्प्लॉइज द्वारा तो वो कौन कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? अगर आपको अथॉरिटी दी गई है किसी चीज के लिए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होगी. दिस इज व्हाट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट. और बेसिकली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है. ठीक है, whoever assumes authority also assumes responsibility. जो भी अथॉरिटी अज्यूम करता है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करनी होती है. ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर बॉस जो होगा वो ऑर्डर तो देगा, लेकिन साथ ही साथ अगर मैनेजर्स ने कोई काम नहीं किया, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? बॉस की होगी कि वो काम ठीक से नहीं करा पा रहा है. तो इससे होता क्या है कि हर किसी मैनेजर, एम्प्लॉइज, बॉस सबको ये पता होता है कि उनको क्या काम करवाना है और कैसे करवाना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, वही होल्ड कर रहे हैं. तो आपको एक तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे, आपको पता है कि आपको किससे पूछना है. अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज ने अच्छे से काम नहीं किया तो बॉस को पता है कि हमें मैनेजर्स से पूछना है कि आपने ऑर्डर कैसे दिया, एम्प्लॉइज को क्या कमी रह गई थी. तो मैनेजर्स विल बी अकाउंटेबल. ओके, तो मैनेजर्स को भी पोलाइटली मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, और जिससे कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सके. ठीक, इससे होता क्या है? बॉस जैसे एम्प्लॉइज कहेंगे नहीं मैं नहीं कर पाया, मैंने तो इनको काम दे दिया था, मैंने तो उनको काम दे दिया था, मुझे तो काम मिला ही नहीं. ये सब कहने की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है जब आपको पता है कि आपको ऑर्डर इन्हीं से मिलने वाला है. 1 नंबर, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 नंबर है, इन्हीं से ऑर्डर इनको ही मिलेगा, इनसे ऑर्डर इनको मिलेगा. तो बेसिकली बॉस जब इन ग्रुप से पूछेगा तो ये ग्रुप ये नहीं कह पाएगा कि मुझे तो ऑर्डर इनसे मिला था. नहीं, this person is accountable for this group. Okay, so authority and responsibility. Next is discipline. A successful organization requires the common effort of workers. हर कोई वर्कर को अपने अपने लेवल पर बेस्ट देना होगा. पेनाल्टी शुड बी अप्लाइड जुडिशली टू एनकरेज दिस कॉमन एफर्ट. बेसिकली डिसिप्लिन में काम करना होगा, अपने फुल एफर्ट्स के साथ काम करना होगा, और अगर कोई कुछ डेविएशन होता है तो पेनाल्टीज होनी चाहिए, बट जुडिशली होनी चाहिए. ठीक, और डिसिप्लिन भी ऐसा होना चाहिए कि मोटिवेटेड फील करे एम्प्लॉई या जो भी वर्कर है. ऐसा ना हो कि उस पर थोपा जा रहा है. ठीक, मतलब उस पर प्रेशराइज किया जा रहा है. डिसिप्लिन ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर. जैसे कि अभी मैंने बताया कि उस ग्रुप में आपको पता है कि जो मेरे जो मैनेजर हैं उनको जो ऑर्डर मिल रहा, उनसे जो ऑर्डर मिल रहा है इस ग्रुप को, वो इन्हीं से मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे सेकंड वाले ग्रुप से ऑर्डर मिल रहा है और ये इनको ऑर्डर दे रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, अगर इनसे ऑर्डर मिल रहा है तो फिर इन्हीं से ऑर्डर मिले. ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
The entire organization should be moving towards a common objective in a common direction. बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप वर्क कर रहे हो या वर्क करवा रहे हो, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, मैनेजर्स हैं. ओके, अब ये क्या हो रहा है, ये एक सारे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है इनको. अगर प्रॉफिट मोटिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लेते हैं प्रॉफिट मोटिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारे वर्कर्स को प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करना होगा. ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन मेरा किस जगह पे जा रहा है, जो मैनेजर है वो डायरेक्शन किस बेसिस पे दे रहा है. ऐसा ना हो कि इसको कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है, इसको कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है, इसको कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है, इसको कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है. ठीक, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सारे मेंबर्स का, सारे एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर्स का, मैनेजर्स का. ठीक, तभी वो काम सक्सेसफुली हो पाएगा. तो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट इज subordination of individual interest to the general interest. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. ऐसा ना हो कि कोई एक पर्सन है जो कुछ और ही इंटरेस्ट है उसका, कि नहीं मुझे तो मतलब खुद की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, उसे हर कुछ अपने ही मोटिव, मतलब अपने ही चीज के लिए काम करवाना है, अपने जैसे बोलते हैं ना कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली होल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा. ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है टू द जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट पे हमें काम करना है. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन. Many variables such as cost of living, supply of qualified personnel, general business conditions, and success of the business should be considered in determining a worker's rate of pay. बेसिकली रेम्यूनरेशन भी, आप ऐसा ना हो कि आप एक पर्सन से सारा काम निकलवा ले रहे हैं और वो तो मतलब मेहनत कर करके पागल हो चुका है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसको आप एक बेटर पे ऑप्शन नहीं दे रहे हो. बेसिकली आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो एक वर्कर को कि वो अच्छा काम करे. ठीक है, तो रेम्यूनरेशन आपको अच्छा करना है, अच्छा पे करना है उस वर्कर को, कि आप उसको पर्क्स भी दें, पर्क्सिट्स जो होते हैं वो आप दें, उसको अच्छा पे करें. अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेशन के तौर पर आप बोनसेस दे सकते हैं. ठीक, आप उसको प्रमोशंस दें. तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना होगा. लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि आप उसकी बिजनेस कंडीशंस अच्छी रखें. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को टारगेट करके ही उसी को आप रेम्यूनरेट करते जा रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को आप भूल जा रहे हैं. ठीक है, बेसिकली अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा आप उसको रिवॉर्ड दीजिए रेम्यूनरेशन के टर्म्स में. Centralization. Next is eighth is centralization. Fayol defined centralization as lowering the importance of the subordinate role. Decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depends upon the specific organization in which the manager is working. ठीक, बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप सबॉर्डिनेट के रोल को इंपॉर्टेंस कम दोगे. ठीक है, अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक हायरार्की चलती है. ठीक, एक मैनेजर है, फिर उनसे नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, तो ये सबॉर्डिनेट्स हैं. ठीक है, मतलब मैनेजर के अंडर में कोई रोल है, तो उनके रोल को कम इंपॉर्टेंस देना इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस. बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोअर जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं मैनेजर के अंडर में, उनको इंपॉर्टेंस आप दो, उनके थॉट को इंपॉर्टेंस दो. ठीक है, बेसिकली आप डेमोक्रेटिक एक एनवायरनमेंट रखो ऑर्गेनाइजेशन में. दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता कैसे, आप अडॉप्ट कैसे करोगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली वर्क किस बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, मैनेजर का रोल किस बेसिस पर डिफाइन हो रहा है. अगर मैनेजर की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन ही वर्क करेगा. आपको सबॉर्डिनेट को रोल का रोल कम करना होगा.
ठीक है। बट जहां पर आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हो, जहां पर आप चाह रहे हो कि सारे लोग मिल करके काम करें और सारे लोग अपने अपने थॉट्स रखें और मतलब हर कोई अपना जो मतलब आप अपना जो सब अपना बेस्ट है वो अगर दे पाए हर कोई एम्प्लॉयर, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर रखना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। मैनेजर्स इन हायरार्कीज आर पार्ट ऑफ अ चेन लाइक अथॉरिटी स्केल। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि कोई अगर मैनेजर है तो हमको पता है कि एक हायरार्की थी कि एक बॉस है, फिर उसके अंदर मैनेजर है, फिर एम्प्लॉइज है, फिर हो सकता है उनके नीचे भी सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, ठीक, एक हायरार्की चल रही है ईच मैनेजर। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये चेन है, ठीक, दिस इज अ चेन, ये इनको ही देंगे अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इनके अंडर, फिर इनके अंडर, फिर इनके अंडर, ठीक। ईच मैनेजर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर टू द प्रेसिडेंट possesses certain amount of authority। हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी होती है। The president possesses the most authority। जो प्रेसिडेंट होता है, जो बॉस होता है, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, ठीक है। The first line supervises the least। ठीक है, सुपरवाइजर जो फर्स्ट लाइन होगा उसके पास सबसे कम होगी। Lower level managers should always keep upper level managers informed of their work activities। ठीक है, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि इनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, इनके पास सबसे ज्यादा होगी, ठीक। तो ये जो काम कर रहे हैं ये अपने ऊपर के जो अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं उनको ये बताते रहें कि इनकी एक्टिविटी किस बेसिस पे चल रही है, मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी रखें, ठीक, जिससे कि अगर कोई भी डेविएशन हो रहा है तो इनको पता चल रहा है, ठीक, इनको पता चल रहा है, तो ये अपने अकॉर्डिंग उसको फिर से वापस एक लाइन पर ला सकते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट स्केलर चेन इज ऑल अबाउट, स्केलर चेन। Lower managers, level managers should always keep upper level managers informed of their work activities. The existence of a scalar chain and adherence to it are necessary if the organization is to be successful। अगर आप चाहते हैं कि organization आपकी successfully work करे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है और कितना लेवल का वर्क होता चला जा रहा है। हर एक लेवल पर सबको पता होना चाहिए, एक दूसरे का काम पता होना चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है फॉर एग्जांपल, या एक पार्टी कह ले, या आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो किसी के पास मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं लेबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर को यहाँ पर कोई एक है जो इवेंट मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर मान लेते हैं लाइट मैन है जिनको लाइट्स देखनी है। तो हर किसी को एक दूसरे का काम पता होना चाहिए, कितना वर्क हो रहा है ये पता होना चाहिए, कौन किससे काम करवा रहा है ये पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, एक हायरार्की में सबको हर बात पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट इज ऑर्डर। For the sake of efficiency and coordination, all materials and people related to a specific kind of work should be treated as equally as possible। ठीक, बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि हर किसी की एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो जो भी एक काम कर रहा है एक लेवल पर है, मान लेते हैं दिस इज द लेवल, ओके, दिस इज द लेवल ऑफ वर्क। तो जो भी ये लेवल के लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये काम भी इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट काम सब इक्वल कर रहे हैं, तो उनको रेम्यूनरेशन इक्वली मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट इक्वली मिलना चाहिए, ठीक। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, इनको एक लेवल का मिलना चाहिए, ठीक, इनको अलग तरह से, मतलब अगर ये थोड़ा ज्यादा बर्डन है इनके ऊपर काम का तो इनको अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इनकी जो लेवल है उस लेवल की बात हो रही है, मतलब जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है, जो यहाँ पर एम्प्लॉई है, जो यहाँ पर एम्प्लॉई, उन सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज इक्विटी, ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी। ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। अब यहाँ पर, वहां पर आपने देखा लेवल की बात हुई है, यहाँ पर क्या है, हर लेवल के एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब हर लेवल के एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए मतलब कि जो उनका रेम्यूनरेशन बंध रहा है आप उनको उसको दीजिए,
ऐसा ना हो कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक। हर किसी को इक्वली ट्रीट करिए और ये मान के चलिए कि आपके ही गोल को अचीव करने के लिए वो लगे हुए हैं, ठीक। ऐसा ना हो कि वो किसी और जेंडर से है तो आप उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट करिए, वो किसी रिलीजन से है तो किसी और तरह से ट्रीट करिए। ऐसा नहीं होता है। हर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर को इक्वली ट्रीट करना होगा, ठीक। आई होप आपको पिछले वाले और इस वाले में अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, हम हर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और इससे पहले वाले में हम क्या बात कर रहे थे, हर लेवल की बात कर रहे थे, ठीक है। मान लेते हैं एक डेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई टीचर है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर सीनियर टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, मान लेते हैं कि एक एजुकेशन ब्रांच में मतलब उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक स्कूल है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब जो प्रिंसिपल है वो हर ब्रांचेस की प्रिंसिपल होंगी, राइट। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक स्कूल है, ओके। एक स्कूल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के ब्रांचेस हैं, ओके। अब यहाँ इस ब्रांच में यहाँ पर भी प्रिंसिपल होंगी, यहाँ पर भी प्रिंसिपल होंगी, यहाँ पर भी प्रिंसिपल होंगी और यहाँ पर भी प्रिंसिपल होंगी, ओके। तो इन प्रिंसिपल्स का मोर और लेस सेम वर्कलोड होगा, ठीक है। ये एक लेवल के लोग हैं, ठीक है। इनके नीचे मान लेते हैं हम कि टीचर्स हैं, ओके, सीनियर टीचर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सीनियर टीचर्स हैं। तो जो सीनियर टीचर्स होंगी वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीनियर टीचर्स आ रही हैं। तो प्रिंसिपल को एक तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, टीचर्स को डिफरेंट तरीके से मिलना चाहिए ट्रीटमेंट, लेकिन हर टीचर को सेम, हर लेवल, मतलब जैसे सीनियर टीचर है तो सीनियर टीचर के हर ब्रांच के हर ब्रांच के सीनियर टीचर्स को सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक। वो हम पिछली वाली बात कर रहे थे। बट अभी यहाँ पे जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो वी आर टॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं, ठीक। हर किसी को, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, जूनियर टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, सबको आपको एक समान तरीके से बिहेव करना है उनके साथ। ऐसा ना हो कि कोई एक टीचर है जो, मतलब आप पार्शियलिटी नहीं करनी है किसी बेसिस पर, ठीक। जेंडर के तौर पर या रिलीजन के तौर पर या आपके कोई वो रिलेटिव निकल आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। Next is stability of tenure of personnel. Retaining productive employees should always be a high priority of management. मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉय, जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज हैं, उनको आप हाई प्रायोरिटी पर आप किसी ना किसी तरीके से उनको रिटेन करने की कोशिश करिए, ठीक है। रिटेन मतलब ऐसा ना हो कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए प्रोडक्टिव है वो एम्प्लॉय, तो आप उसके साथ हर, मतलब आप अगर वो कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप उसको बोनसेस दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको आप क्या बोलते हैं, जैसे अवार्ड्स दे करके उसकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है, उसके वर्क को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक। तो जिससे वो कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्ट रिजेक्ट रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद हायरिंग न्यू वर्कर्स, ठीक है। क्योंकि आपको, अगर आप नए वर्कर्स को आप मतलब बेसिकली आप लेने जाओगे, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय था आपका जो छोड़ करके चला गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप नया वर्कर हायर कर रहे हो, फिर आप उसमें सिलेक्शन कॉस्ट लगाओगे, ठीक है। 10 लोगों को आपको बुलाना है वहां पर, मतलब एक आपको फिर से वो टाइम भी आपको यूटिलाइज करना है, फिर आप एक एक करके सबका इंटरव्यू लोगे, उनका रिटन टेस्ट ले रहे हो, फिर उनकी कॉस्ट को बेसिकली, अब हो सकता है कि जो पहला एम्प्लॉय रहा हो वो काम अच्छा करता हो, एक अच्छे पे पर हो, बट जो नेक्स्ट आए वो काम अच्छा ना करता हो और अच्छे, और आप उससे ज्यादा सैलरी मांगे। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को जो पुराना एम्प्लॉय है, जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, उसको रिटेन करने की सख्त से सख्त जरूरत होती है बेसिकली उस टाइम पर, ओके। 13th is initiative. Management should take steps to encourage worker initiative, which is defined as new or additional work activity undertaken through self direction, okay। बेसिकली कोई मतलब मैनेजमेंट को बेसिकली इनकरेज करना चाहिए हर वर्कर को कि आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है। आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करिए जो मैनेजमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, ठीक है।
ऐसा ना लगे कि सिर्फ आपको मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है या आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ऐसा ना हो। एक वर्क एनवायरनमेंट बैलेंस्ड रहे, बेसिकली आपके भी थॉट्स उजागर होते रहे, डेमोक्रेटिक एक एनवायरनमेंट बना रहे। 14th is spirit de corps. Management should encourage harmony and general good feelings among employees. आपको एक कल्चरल एक्टिविटीज बनाना मतलब आप कर सकते हो, कुछ मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज को अच्छा फील हो, आप कुछ एक्टिविटी दे सकते हो उनको करने के लिए, और एक अच्छा एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट बना रहे, इसको मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा। दिस इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके, हार्मनी, गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग बनी रहे, तभी मोटिवेटेड रहेगा एम्प्लॉय, नया मतलब एक जोश बना रहेगा बेसिकली। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल 14 जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। ये समझ में आ गया होगा, जब हमने एक एक करके सब पढ़ा तो हमें समझ में आ रहा है कि मैनेजर्स के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं जब वो मैनेजमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में करता है, कुछ प्लान करता है, कुछ डायरेक्शन देता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो कैसे क्या होता है। दिस वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल। 14, you have to remember this, all 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट में हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि अभी एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है, वैसे आप भी प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और हमें बताइए कि हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियोस ला सकते हैं, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।